हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, हाँ चलिए। तो हम लोग कहाँ तक एनालाइज किया था बताइए? लास्ट टॉपिक क्या एनालाइज किया था बताइए? सर स्पेस लैटिस। हाँ हाँ, जोर से बोलिए कोई आदमी। स्पेस लैटिस। अच्छा हाँ, स्पेस लैटिस। ओके, चलिए अब आइए कि स्पेस लैटिस का मतलब हमने ये समझाया था आपको कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उसका अरेंजमेंट किस तरह होता है थ्री डायमेंशनली। बोलिए, यही तो लिखवाया था आप लोगों को। Yes, sir. यस, यस सर। यस सर। अब आइए, हमने आपको कहा कि आप जब स्पेस लैटिस बनाया था तो उसमें गौर किया होगा, उसमें ये जो एक स्मॉल यही रिपीटिंग यूनिट्स यही से मिलकर बना है कि नहीं? जल्दी बताइए सारे लोग। ये जो क्यूब है उस स्पेस लैटिस का अगर बोला जाए रिपीटिंग यूनिट्स कौन सा होगा? तो यही दिख रहा था कि नहीं? बताइए हाँ या ना। यस सर। हेलो। Yes, sir. हाँ, यस सर। तो अब देखिए, अब हम वही आपको कल पिछले क्लास में बताया था कि अब हम स्पेस लैटिस इस पूरे चैप्टर में बनाने नहीं जाएंगे, हम इमेजिनेशन करेंगे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक डालें यूनिट सेल। यूनिट सेल तो ये एकदम सिंपल। स्पेस लैटिस का जो रिपीटिंग यूनिट्स है उसी को हम यूनिट सेल कहेंगे, और उसका डायग्राम ये है। तो कोई पूछे ये क्या दिख रहा है आपको, जल्दी बताइए। यूनिट सेल। ये क्या दिख रहा है आपको? जल्दी सारे लोग मिलके बताइए। Unit cell. हाँ, यूनिट सेल। नहीं, कैसा दिख रहा है आपको ये पहले बताइए। क्यूब। It's a cube. हाँ, लेकिन ये क्यूब है अभी नहीं, अभी हम सिर्फ कहेंगे, मैं इसलिए पूछा आपसे कि ये क्यूब की तरह दिख रहा है, लेकिन अब इसको हम 100% क्यूब नहीं कह सकते, ठीक है? तो गौर से सुने, क्यों नहीं कह सकते अभी बताएंगे हम आपको। चलिए इसकी डिफिनेशन लिखिए। द स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल repeating unit of the crystal system is called unit cell। तो यूनिट सेल का मतलब है कि उस स्पेस लैटिस या किसी भी क्रिस्टल सिस्टम का जो रिपीटिंग यूनिट्स होता है उसको हम यूनिट सेल कहते हैं, इसी से मिलकर बने होते हैं। बताइए, कोई डाउट है यहाँ तक? जल्दी बताइए सारे लोग। नो सर। अरमान, समझ में आया आपको यूनिट सेल? हेलो अरमान, कैन यू हियर मी? चलिए, लिख लिया तो हम आगे बढ़ें। अब आइए टॉपिक डालिए, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो पहला है सिंपल यूनिट सेल, which is also called primitive unit cell, which is also called basic unit cell। इसका मतलब ये हुआ, लिखना शुरू कीजिए। इन दिस यूनिट सेल particles are present
ऑन ईच कॉर्नर। ठीक है, तो किसी भी यूनिट सेल में अगर पार्टिकल्स हर कॉर्नर पर आए उसको हम सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। ये आपका यूनिट सेल हुआ। पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताइए। समझ में आया? तो कहीं पर भी इस पूरे चैप्टर में सिंपल यूनिट सेल की बात हो तो आप समझ जाएंगे पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन ईच कॉर्नर। चलिए लिख लिया? एक मिनट सर। हाँ लिखिए लिखिए। डन सर। अच्छा, अब एक बात इसमें लेके स्टार पॉइंट डालिएगा। एक टर्म्स आता है इसी चैप्टर में, लैटिस पॉइंट, या जिसको कहते हैं लैटिस साइट। इसका ये मतलब हुआ द पोजीशन occupied by constituent particle। आज मैं दिख रहा हूं आप लोगों को क्लियर? यस सर। Yes, sir. हाँ, in particular unit cell the position occupied by constituent particle in particular unit cell is called लैटिस पॉइंट। जहां जहां पार्टिकल होगा उसको लैटिस पॉइंट कहेंगे। एक मिनट रुक जाइएगा। जैसे बताइए, यहाँ पर 8 कॉर्नर है, 8 जगह है, तो यहाँ पर लैटिस पॉइंट हुआ सिंपल यूनिट सेल में 8 जगह पार्टिकल हैं, हर पार्टिकल लैटिस पॉइंट कहलाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. गुड। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट टॉपिक पर आइए। लिख लिया सारे लोगों ने? यूनिट सेल 2 तरह की होती हैं, सिंपल यूनिट सेल और एक होती हैं प्रिमिटिव, और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, which is also called centered unit cell। पहले लिख लीजिए फिर मैं समझाऊंगा। In this unit cell particles are present at other position in addition to corner। और से सुनिएगा, in addition to corner। कॉर्नर पे तो होगा ही, कॉर्नर के अलावा अदर। अब अदर पोजीशन का क्या मतलब हो वो अभी डिफाइन होगा, घबराइएगा नहीं। इन दिस यूनिट सेल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट अदर पोजीशन इन एडिशन टू कॉर्नर। इसको हम नॉन प्रिमिटिव कहते हैं। कोई भी अगर आपसे पूछे यूनिट सेल कितने तरह का होता है तो 2, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब हुआ सिर्फ कॉर्नर, नॉन प्रिमिटिव का मतलब हुआ कॉर्नर के अलावा अदर पोजीशन। अदर पोजीशन के बेसिस पर नॉन प्रिमिटिव 3 तरह का होता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड एंड सेंटर्ड। सबको समझ में आ रहा है? हाँ या ना जल्दी बताइए। यस सर, आ रहा है। आ रहा है सर। हाँ, तो 2, कोई भी पूछे ऐसे यूनिट सेल कितने तरह का, 2 ही बताएंगे, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। अब आइए टाइप्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव अदर पोजीशन के बेसिस पर। नॉन प्रिमिटिव
इसकी डिफिनेशन बाद में लिखाई जाएगी, क्योंकि आज डिस्कशन होगा ही। फेस सेंटर, मैं पहले डायरेक्ट बोल देता हूँ, फेस सेंटर यूनिट सेल का मतलब हुआ कॉर्नर पर होगा और हर फेसेस के सेंटर पर होगा। बाद में लिखाया जाएगा, अभी लिखिएगा नहीं, सब अच्छे से अभी बताया जाएगा। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हर कॉर्नर पर होगा और बॉडी के सेंटर पर होगा। बॉडी का सेंटर कोई एक ही होगा। तीसरा हुआ साइंटिस्ट लोग एंड से, हाँ एंड सेंटर का मैं डिस्कशन करूंगा, क्योंकि एंड सेंटर न्यूमेरिकल में नहीं आता है। हाँ डिफिनेशन पूछेगा, बाकी ये सब आगे आएगा। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब बस लिख लीजिए, इन दिस यूनिट सेल पार्टिकल्स are present on each corner as well as at the center of two opposite faces. हर faces पर नहीं, two opposite faces. हर faces पर होगा तो face centered कहलाएगा, इसलिए नाम पड़ा एंड। अनुभव जोशी, कैन यू हियर मी? आपको आ रहा है? थोड़ा लेट से आप आ गए, तो समझ में आ रहा है ना? गुड इवनिंग सर। यस सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए तो फिर से मैं बोल देता हूँ, यूनिट सेल दो तरह का, प्रीमिटिव, नॉन प्रीमिटिव। प्रीमिटिव में सिर्फ कॉर्नर पर होगा, नॉन प्रीमिटिव में कॉर्नर के अलावा अदर पोजीशन पर भी होगा। तो अदर पोजीशन के बेसिस पर नॉन प्रीमिटिव 3 तरह का, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर। फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, ये स्पेशल पूरा चैप्टर ही इसी पर है, इसलिए इसको अभी इंडिविजुअली डिस्कशन होगा, इसमें बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे। एंड सेंटर इस चैप्टर में नहीं है, न्यूमेरिकल में नहीं आता है किसी भी सिलेबस में। हाँ डिफिनेशन सिलेबस में है। इन दिस यूनिट सेल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन ईच कॉर्नर एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ टू अपोजिट फेसेस। मैं डायग्राम से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए ये कोई यूनिट सेल है आपके पास, तो ये पार्टिकल्स कॉर्नर पर हैं और हर फेस कोई दो अपोजिट फेसेस, तो आप सारे लोग मिलके बताइए लैटिस साइड कितना होगा? जल्दी बताइए सारे लोग, लैटिस साइड इसमें 10। हाँ 10 होगा। वेरी गुड। हर कॉर्नर पर और दो अपोजिट फेसेस, 10। वेरी गुड। मानस बिन शाह कैसे हैं? गुड इवनिंग। हाँ थोड़ा लेट हो गया आप, कोई बात नहीं, शुरू का लेक्चर देख लीजिएगा आरती सर, क्या नाम है, निष्कर्ष सर से। ओके यस सर। हाँ मैं रिपीट कर ही देता हूँ। हम लोग क्रिस्टल सिस्टम कल पिछले क्लास में स्पेस लैटिस पढ़ा था। स्पेस लैटिस का जो रिपीटिंग यूनिट होता है उसी को हम यूनिट सेल कहते हैं। ये पूरा यूनिट सेल है, इसी से मिलकर बनता है पूरा क्रिस्टल सिस्टम। तो यूनिट सेल दो तरह का होता है, प्रीमिटिव, नॉन प्रीमिटिव। प्रीमिटिव का मतलब सिर्फ कॉर्नर पर रहेगा, नॉन प्रीमिटिव का मतलब कॉर्नर के अलावा अदर पोजीशन पर होगा। ऑन दिस बेसिस नॉन प्रीमिटिव आर 3 टाइप, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर और एंड सेंटर। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, तो मैं आगे बढ़ूं। हेलो एवरीवन। यस सर। चलिए अब यहां से समझिए अच्छे से, टॉपिक डालिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। गौर से सुनिए, यहां से देखिए, ये जो हमने यूनिट सेल बनाया ये क्या है? इसका नाम यूनिट सेल है। गौर से सुनिए, देयर आर 2 पैरामीटर विच कैरेक्टराइज, जैसे मैं इसकी मिसाल ऐसे दूं आपको, जैसे ये और ये इस दोनों दिखने में सेम, एक को कहते हैं स्क्वायर, एक को कहते हैं रेक्टेंगल। कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो ए इज इक्वल टू बी साइड बराबर एंगल 90 डिग्री, तो स्क्वायर। ए नॉट इज इक्वल टू बी एंगल 90 डिग्री, तो ये रेक्टेंगल। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? हाँ या ना, जल्दी बताइए। आ रही है सर। आ रही है सर। सिमिलरली
ये जो हमने यूनिट सेल बनाया है, तो ये ध्यान रहे ये क्यूबिक भी हो सकता है, क्यूबिक के अलावा बहुत कुछ हो सकता है। तो कोई भी पूछे देयर आर 2 पैरामीटर्स को डिफाइन कैसे करेंगे, तो एक को क्या अभी लिखेगा नहीं, एज लेंथ, साइड ए बी सी, और एक कहलाता है एक्सियल एंगल अल्फा बीटा गामा। तो देयर आर 2 पैरामीटर, लेकिन अच्छे से ये कहना चाहिए 6 पैरामीटर हो गया। कैसे? ए बी सी 2 पैरामीटर बोलेंगे तो एज लेंथ एक्सियल, 6 का मतलब ए बी सी अल्फा बीटा गामा। तो देयर आर 6 पैरामीटर विच कैरेक्टराइज द पार्टिकुलर यूनिट सेल, कि ये क्यूबिक है, कि रोम्बोहेड्रल है, कि मोनोक्लिनिक है। और अभी आज जो आप पढ़े, अब तक जितना पढ़ा यूनिट सेल में, उसमें ऑब्जेक्टिव ये आता ही है, एज लेंथ एक्सियल एंगल के बेसिस पर आपसे पूछेगा बताओ ये कौन सा यूनिट सेल है, इसको कैसे याद रखेंगे। तो ध्यान देना है कि देयर आर, नीचे लिखिए, इसके नीचे लिखिएगा, देयर आर 6 पैरामीटर which characterize the particular unit cell. Number 1, edge length या axial length भी कह सकते हैं, क्योंकि ये 3D पढ़ रहे हैं आप, इसलिए ए बी सी एक्सियल लेंथ। दूसरा एक्सियल एंगल या इंटरफेशियल, 2 फेसेस के बीच के एंगल, इंटरफेशियल एंगल, जिसमें 3 अल्फा बीटा गामा आपके ऊपर है, अल्फा बीटा गामा, ये कैरेक्टराइज करेगा। बताइए यहां तक सबको समझ में आया? आया सर। वेरी गुड। देयर आर 6 पैरामीटर व्हिच कैरेक्टराइज द, अब गौर से सुनिए, ये लिख लीजिएगा तो बताइएगा सारे लोग। लिख लिया सर। थैंक यू। मानसविन, यशवर्धन जी लिख लिया? यस सर, लिख लिया। थैंक यू। अब सुनिए, नीचे नोट लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ these parameter there are 7 crystal system in 3D। तो पहला ऑब्जेक्टिव यही, ये 3D में कितने क्रिस्टल सिस्टम हैं? 7। अब उन 7 की जो डिफिनेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ और एंगल के बेसिस पर। अब 7 को कैसे याद रखें, तो मैं शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा, और यही इंपॉर्टेंट है कि यूनिट सेल जो है, अब वो सिंपल भी हो सकता है, बॉडी सेंटर वो है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, फेस सेंटर्ड है वो अलग है, बॉडी सेंटर्ड है। एक यूनिट सेल की जो टाइप्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ और एंगल है। ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ एंड एक्सियल बॉन्ड एंगल देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना आप लोग? बोलिए। यस सर। यस सर। ओके, हाँ हर्षित लास्ट स्लाइड देख लीजिए जल्दी। हाँ, अब इसको याद रखना है आपको, तो मैं आपको याद करने का तरीका सिखाता हूं। अब आइए देखिए, एक सीक्वेंस याद रखना है, लिखिएगा नहीं, मैं अभी लिखिएगा नहीं प्लीज। क्रिस्टल सिस्टम
edge length and axial angle। ठीक है, गौर से सुनिए। आपको एक वर्ड याद रखना है, कोरोन TTH। बोलिए सारे लोग, क्या याद रखना, जल्दी बोलिए, कोरोन TTH। अरे बोलिए ना सारे लोग मिलके, तब पढ़ाने में मजा आएगा। बोलिए क्या? क्रोम Chrome TTH। TTH। यस, क्रोम। इस सीक्वेंस में, सीक्वेंस जरूरी है एज लेंथ के लिए। हाँ, क्योंकि साधु का एज लेंथ कैसे याद रखेंगे? एंगल में सीक्वेंस याद रहे ना रहे कोई बात नहीं, वो हम आपको दूसरा तरीका। हाँ, क्रोम का मतलब हुआ C फॉर क्यूबिक, यानी ये जो यूनिट सेल है ये कब क्यूबिक होगा? ये भी एक तरह का यूनिट सेल है, रोम्बोहेड्रल। सब भाई मैंने कहा स्क्वायर रेक्टेंगल दिखने में एक जैसा लगता है, बट देयर इज अ डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड साइड। उसी तरह यूनिट, सारा यूनिट सेल क्यूब की तरह दिखेगा आपको, एक को छोड़कर, हेक्सागोनल को छोड़कर। लेकिन उसको डिफाइन कैसे किया जाएगा? एंगल एंड एज लेंथ, रोम्बोहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ये सब यूनिट सेल हैं। क्रिस्टल सिस्टम है, T2 है तो पहले 3 आता है, ट्राइक्लिनिक, बाद में 4, टेट्रागोनल या टेट्रा क्लिनिक भी लिखा रहता है कहीं कहीं पर। H का मतलब हेक्सागोनल। अब सुनिए, एज लेंथ याद रखने के लिए गौर से सुनिए, AB इज इक्वल टू C। जब भी एग्जाम में आए रफ में जल्दी से ये सीक्वेंस लिख लेंगे, और याद रखने का ट्रिक्स ये है बहुत लेकिन ये सीक्वेंस एज लेंथ के लिए सीक्वेंस, और से सुनिए। आप क्या कीजिए, 2 ऊपर से छोड़िए, 2 नीचे से छोड़ दीजिए, और 7 है तो 7 बना दीजिए। 2 ऊपर से छोड़ दिया, 7 बना दीजिए। देखिए कैसे, 2 नीचे से छोड़ दिया, देखिए 7 बनाइए। सेवन बन गया, जल्दी बोलिए हाँ या ना। अरे बोलो ना, 2 ऊपर से 2 नीचे से छोड़ के 7 बना दो। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा, गलत बात है ना। सर तो एक और बार, मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने कहा क्रोम TTH लिख लिया, मैं दूसरा ट्रिक्स भी दूंगा, Yes, 2 sir. ट्रिक्स दूंगा। क्रोम TTH सीक्वेंस लिख लो, 2 ऊपर से छोड़ दो, 2 नीचे से छोड़कर 7 बना दो। तो देखो 7 है ना, यस सर, आ गया। 7 बना दो, 7 मानसवेन 7। 2 ऊपर से लेफ्ट करो, 2 नीचे से लेफ्ट करो, 7 बना दो। क्लियर है? हेलो मानसवीन, तुम तो बोलो यार कुछ। Yes, sir. डिफिनेशन क्या हुआ कि A इज इक्वल टू B इज इक्वल, इसमें एज लेंथ बराबर होगी, रोम्बोहेड्रल में भी बराबर होगी। ऑर्थोरोम्बिक में डिफिनेशन A नॉट, ये 31 का मतलब ये हुआ A नॉट B इज इक्वल टू B नॉट इज इक्वल टू C। नीचे का मतलब हुआ A इज इक्वल टू B नॉट इज इक्वल टू C। समझ में आया? ये मतलब हुआ। ओके यस सर। Yes, sir. समझ में आ गया। सबको आ गया? फिर से ये सीक्वेंस याद रखिएगा, तब होगा ये 7। सर अगर हम सीक्वेंस ना याद रखेंगे तो एक और है, वो भी बताएंगे। क्रोम TTH 7, 2 ऊपर से लेफ्ट, 2 नीचे से लेफ्ट, और 7 बना दीजिए। क्लियर हुआ यहां तक? तब मैं एंगल बताऊंगा, सब लोग बताइए। यस सर हुआ। हो गया सर। वेरी गुड। अब आओ एंगल में, कोई एंगल में बहुत आसान है। देखो इंग्लिश में एक वर्ड आता है कॉट। कॉट माने देहात में, समझ दो ना, चारपाई। गांव में देहात में चारपाई पर लोग बैठते हैं ना। यस अरे सर। बोलो यार। यस सर। और चारपाई इस तरह बना रहता है कि चारों जो पोल होता है बैठने का, चारों वो इक्वल लेंथ का होता है, और एंगल 90 डिग्री, एकदम एक बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। तो तुम ये याद रखो, वर्ड कॉट मीन चारपाई, और तमाम एंगल बराबर और 90 डिग्री कॉट में। कॉट में बस, कॉट का मतलब C फॉर क्यूबिक, तो अल्फा बीटा गामा बराबर 90। O का मतलब
ऑर्थोरॉम्बिक अल्फा बीटा गामा 90। टी का मतलब टेट्रा, ये टी क्यों नहीं लेंगे अभी बता, समझ में आ जाएगा। तो कॉट माने 4 पाई अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। अरे Yes, बोलो sir. यार हाँ ठीक है, वेरी गुड। कॉट माने 4 पाई एंगल बराबर 90। इसमें सीक्वेंस एंगल में नहीं याद रहना। कॉट माने 4 पाई, सी फॉर क्यूबिक, ओ फॉर ऑर्थोरॉम्बिक, टी फॉर टेट्रागोनल। अब आर का मतलब सुनो अच्छे से, लिखना मत, पहले सुनो फिर भूल जाओगे। आर का मतलब कहो रो रहा है, ये चिल्ला रहा है। ये क्यों रो रहा है गौर से सुनो। ये बराबर तो है लेकिन 90 इसलिए रो रहा है कि हम बराबर हैं और 90 नहीं है। तो आर का मतलब रो रहा है। अल्फा बीटा गामा बराबर है कि लेकिन 90 डिग्री, अरे बोलो ना, नहीं है। नहीं नहीं है, है। इसीलिए रो रहा है, चिल्ला रहा, अफसोस कर रहा है। मोनो क्लिनिक का मतलब एक बीमार, क्लिनिक माने हॉस्पिटल, एक बीमार। एक बीमार का मतलब हुआ एक एंगल 90 नहीं है, बाकी दो एंगल 90 है। अब दो कोई भी दो एंगल ले लो, अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा 90 तो गामा 90 नहीं, अल्फा गामा 90 तो बीटा 90 नहीं। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो। Yes, sir. तो खुद सोच लो, ट्राई क्लिनिक का मतलब तीनों बीमार, याद आया? ट्राई क्लिनिक का मतलब क्या बोलोगे? तीनों बीमार। अब तीनों बीमार का मतलब ये बराबर भी नहीं है और 90 भी नहीं है, ना बराबर है ना 90 है, इसलिए इस घर में सब बीमार है। इसलिए कॉट माने टी टेट्रागोनल क्यों लिया उसकी वजह समझ लो। कॉट माने चारपाई, ट्राई क्लिनिक का मतलब तीनों बीमार, तीनों एंगल बराबर नहीं है और ना 90 डिग्री है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हेक्सागोनल अलग टाइप का आता है, तो इसमें दो 90 डिग्री होती है और एक 1, बस लास्ट वाला, सॉरी हाँ, लास्ट वाला गामा 120, ये थोड़ा अलग है बस। तो मैं दोबारा बोल देता हूं, क्रोम टीटीएच एक्सियल लेंथ पर आप रट के पढ़िएगा, हो सकता है भूल जाएं। तो क्रोम टीटीएच, दो ऊपर लेफ्ट दो नीचे लेफ्ट, 7 बना दीजिए। एंगल में कोई सीक्वेंस नहीं, कॉट मीन 4 पाई मतलब तमाम एंगल 90 डिग्री बराबर। आर का मतलब रो रहा है, मतलब वो अफसोस कर रहा है कि हम बराबर हैं लेकिन 90 नहीं है इसलिए रो रहा है। मोनो क्लिनिक का मतलब एक आदमी बीमार है, मतलब 90 डिग्री नहीं है, दो बड़ा एक 90 डिग्री नहीं है। ट्राई का मतलब तीनों 90 नहीं है ना, तीनों बराबर है। चलिए याद रहेगा सबको, हाँ या ना, जल्दी बता दीजिए। Yes, sir रहेगा। हाँ रहेगा, sir. वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, एंगल का ट्रिक्स यही रहेगा। अगर तुम एक्सियल लेंथ का एक और ट्रिक चाहते हो तो मैं क्या बता दूं, इसी में तुम्हें समझ में आ गया तो जल्दी बता दो। यस क्या सर। दूसरा ट्रिक्स Sir. चाहोगे कि नहीं चाहोगे, जल्दी बताओ। यस सर। Yes, sir. बता दीजिए. हाँ बता देते हैं जो तुमको आसान है। एंगल में यही रहेगा, कॉट एंगल, एंगल में यही रहेगा। अच्छा, तुम 7 क्रिस्टल सिस्टम को याद, ये तुम बहुत जबरदस्त सेंटेंस है, इसमें पूरा 7 क्रिस्टल सिस्टम आ जाएगा, ये आप भी जानते हैं। क्यूट आवर मदर, हर की माँ बहुत ही क्यूट होती है, बताओ सही, बताओ सही कह रहा हूँ हाँ या ना? क्यूट आवर Yes, sir. मदर, अरे बोलो यार, कोई इसमें कोई ताली मारना चाहिए, तुम बोल ही नहीं रहे हो यार। Yes, sir, yes, क्यूट sir. आवर मदर, sir. हाँ, माँ की खिदमत, माँ बहुत बड़ी चीज होती है। यहाँ देखें तो क्यूट में सी लो, सी फॉर क्यूबिक, टी का मतलब चेचेरा गोनल, और इसी सीक्वेंस में एक्सियल लेंथ भी याद करवाएंगे। ओ का मतलब ऑर्थोरॉम्बिक, ऑर्थोरॉम्बिक, अरे बोलो ना, तो 3 हो Yes, गया sir. बस। Yes, sir. आवर में सिर्फ ओ रहेगा, ऑर्थोरॉम्बिक। मदर में 4 बच जाएगा, एमओ, बस एमओ, मोनोक्लिनिक, एमओ मोनो, मैं दोबारा भी बताऊंगा, मोनोक्लिनिक। टी का मतलब बोलो ट्राई क्लिनिक। अब बताओ एच ई का मतलब बोलो हेक्सागोनल, बोल ही नहीं रहो यार। Yes, आर sir. का मतलब बोलो रोम्बोहेड्रल, बोलो बोलो, आया समझ में? Yes, जी sir. सर आया।
एक Yes, तो sir. क्रोम टीटी या क्यूट आवर मदर। अब सुनो, पहले ये लिखो, मैं इसका एक्सियल लेंथ याद करा देता हूँ। दोनों आसान है, दोनों में से जो तुम्हें अच्छा लगे वो याद कर लो। हाँ, एंगल का ट्रिक्स एक ही याद रखो, कॉट मीन चारपाई, तमाम एंगल बराबर 90 डिग्री। तो आर का मतलब रो रहा है, बाकी मोनोक्लिनिक सब बता ही दिया। ये लिख लो, क्यूट आवर मदर, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरम्बिक, मदर में 4 आएगा, एमओ मोनोक्लिनिक, टी का मतलब ट्राइक्लिनिक, एचई का मतलब हेक्सागोनल और आर का मतलब रोम्बोहेड्रल। अब सुनो, लिख लिया तो बताइए। डन सर। डन। तो देखिए, क्रिस्टल सिस्टम, दूसरा ट्रिक्स दे देता हूं, ये भी तुम्हें आसान ही लगेगा। एंगल मैं नहीं लिखाऊंगा, एंगल वही रहेगा, एक्सियल लेंथ। देखो, सी क्यूट, ये वर्ड था, आवर मदर, यही था ना, क्यूट आवर मदर। देखो, एक्सियल लेंथ में क्या करो, गौर से सुनना, इसमें कैसे याद रखना, क्यूट आवर मदर में कैसे याद रखना है। ध्यान दे रहे हो तब बताओ, मैं बताऊंगा। ध्यान दे रहे हो सब लोग, अभी Yes, लिखो sir. मत। दे रहे हैं। हाँ, ध्यान देना। क्यूट ऊपर तमाम लेंथ बराबर, ऊपर सबसे टॉप बराबर और सबसे नीचे भी बराबर, याद रहेगा, टॉप भी बराबर नीचे भी बराबर। अरे बोलो हाँ, तो हाँ में हाँ मिलाओ ना यार, यस सर। बोलो। हाँ सर रहेगा। हाँ ठीक, अब हो गया। अब देखो, टॉप पे सेकंड वाला 2 बराबर 1 बराबर नहीं, उसी तरह लास्ट से लास्ट वन, ये भी 2 बराबर 1 बराबर, एकदम एग्जैक्टली याद रखने का ट्रिक, समझ रहे हो। ऊपर वाला भी बराबर, नीचे वाला भी बराबर, समझ रहे हैं। Yes, sir. टॉप से सेकंड 2 बराबर 1 बराबर नहीं, और लास्ट से इसको क्या कहते हैं, सेकंड लास्ट, हाँ, वो 2 बराबर 1 बराबर नहीं, याद रहेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो यहाँ तक सब लोग, तब मैं करूंगा। Yes, sir रहेगा। सबको याद हुआ, मानस विन यशवर्धन, बोलो ना यार, हेलो। बाकी खल्ला सब बराबर नहीं, ओ माय गॉड, बोलो बोलो, याद रहेगा। हेलो एवरीवन, हाँ सर रहेगा। रहेगा सर। देखो, तुमको जो अच्छा लगे वो करो। एंगल का दोनों का ट्रिक्स वही रहेगा, कॉट माने चारपाई, समझ रहे हो ना। तो ये याद हो जाना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव में देगा ही, बोर्ड लेवल में भी देगा, यानी क्वेश्चन दे देगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। अब देखो, सातों की डिफिनेशन अलग है, सातों की देखो एज लेंथ क्या हेक्सागोनल में एंगल्स क्या होते हैं? क्या हुआ, हेक्सागोनल में एंगल्स एंगल तो लिखा दिया ना, 2 एंगल 90, एक 120, यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर लिखा तो दिया है। हेलो यस मानस, सर। हाँ, 2 एंगल 90, एक 120, ओके। एंगल यस का सर। एंगल का कंसेप्ट दोनों में सीक्वेंस, दोनों में सेम रहेगा। एक्सियल लेंथ के लिए दोनों में सीक्वेंस जरूरी है, वहां सीक्वेंस है क्रोम टीटीएस तो 7 बनाओ, और यहाँ क्यूट आवर मदर में टॉप पर बराबर, नीचे बराबर, टॉप से सेकंड 2 बराबर, थर्ड लेंथ बराबर नहीं, यहाँ भी वही, बाकी तीनों की लेंथ बराबर नहीं। देखो, सब दोनों सारी डिफिनेशन सेम है। बोलो आया समझ में, हाँ या ना, जल्दी बता दो। दोनों ट्रिक समझ में आया, एक दफा बताओ। यशवर्धन को शायद नहीं आया है, यशवर्धन को सर आया। वेरी गुड। ये
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा प्रीवियस ईयर में भी, और ये सब आपके एनसीईआरटी में टेबल है, सब आपको देगा। चलिए आगे बढ़े तो बताइए। यस यस सर। हाँ अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। इसमें एक टेबल में एक और मैं बनाता, जगह की कमी है इसलिए मैं टॉपिक के फॉर्म में पढ़ा देता हूँ, वरना मैं उसी में लिख देता, लेकिन जगह नहीं थी। एक टॉपिक आता है ब्रेवियस लैटिस, एकदम अच्छे से समझिए, ये हो सकता है डिफाइन करने के लिए भी पूछ दिया आपसे। देखिए ब्रेवियस एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने कहा कि 7 क्रिस्टल सिस्टम में टोटल 14 3 डायमेंशनल लैटिसेस होंगे, 14। ब्रेवियस एक कंसेप्ट नहीं, एक साइंटिस्ट, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, देयर आर 14 3 डायमेंशनल लैटिसेस इन ऑल 7 क्रिस्टल। जैसे मैं मिसाल देता हूं, एक मिनट समझने के लिए। आपने अभी नहीं पढ़ा कि क्या कहते हैं क्यूबिक, ये एक लैटिस है, ठीक है भाई, यूनिट सेल है। और अभी आपने पढ़ा यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक भी होता है, फेस सेंटर भी होता है। तो क्यूबिक में 3 पाया जाएगा, सिंपल भी होगा, ये फेस सेंटर्ड भी होगा और बॉडी सेंटर, यही हुआ ब्रेवियस। 3 वेरिएशन होगा क्यूबिक, और सब में डिफिनेशन वही रहेगी, अल्फा बीटा गामा 90 और ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। क्यूबिक में 3 ब्रेवियस लैटिस होगा, मतलब 3 वेरिएशन होंगे, सिंपल। ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाउ मेनी 3 डायमेंशनल लैटिसेस इन क्यूबिक, सिंपल फेस सेंटर बॉडी, एंड नहीं आता है इसमें। इसलिए आप जो बुक में पढ़ते हैं एससीसी बीसीसी, जिस पर न्यूमेरिकल 99% इसी पर आएगा, इसका फुल फॉर्म है सिंपल क्यूबिक सेल। फुल फॉर्म वहां था सिंपल यूनिट सेल, क्यूबिक में सिंपल है इसलिए कहा जाएगा एससीसी बीसीसी एफसीसी। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए ना, क्यूबिक में 3 Yes, sir. वेरिएशन। अरे कोई बोल ही नहीं रहे हैं, अल्लाह बोलिए भाई। Yes, sir. Yes, sir. यस हाँ। यस सर। सर। अच्छा एक मिनट, ब्रेवियस लैटिस को काट, एक टॉपिक, एक छोटा सा मैं पॉइंट लिखाना चाहता हूँ, नोट लिखिए, फिर ब्रेवियस पर आएंगे, नोट लिखिए। पहला ऑब्जेक्टिव आप लोग मिलके बताइए, 7 क्रिस्टल सिस्टम में मोस्ट सिमेट्रिकल कौन दिखा आपको? मोस्ट सिमेट्रिकल, जल्दी बताओ। Cubic. क्यूबिक। यस, इसीलिए न्यूमेरिकल इस पर है, ये बताना मैं भूल गया, अब मैं बता देता हूँ पूरा। चाहे जी एडवांस बोर्ड तो छोड़ दो, जी एडवांस तक भी न्यूमेरिकल इसी में आएगा, एंड सेंटर सब पे नहीं आता। मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम क्यूबिक, क्यों? समान एंगल भी बराबर 90 और बराबर भी एज लेंथ है। अब बता दो मोस्ट अनसिमेट्रिकल। टेट्राइक्लिनिक। या क्योंकि सब बीमार है, घर बर्बाद, सब बीमार रहता है तो घर अनबैलेंस हो जाता है। ट्राइक्लिनिक, अब ट्राइक्लिनिक में सिंपल भी हो सकता है, बॉडी भी हो, तो वो अभी पढ़ेंगे हम लोग। चलिए आया समझ में ये नोट? यस सर। हाँ, न्यूमेरिकल सिर्फ आएगा क्यूबिक पर। अब आइए ब्रेवियस लैटिस, समझिए शॉर्ट फॉर्म में। ब्रेवियस एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने कहा 7 में टोटल 14 वेरिएशन होंगे, होना चाहिए था 7 4 28, सिंपल बॉडी फेस सेंटर एंड, लेकिन होगा 14। ये भी अपने आप में ऑब्जेक्टिव है, समझा? अब वो कौन कौन है ये भी याद रखना है, तो लिखिए देयर आर 14 3 डायमेंशनल लैटिसेस present in all 7 crystal system is called ब्रेवियस लैटिस। ओके स्टूडेंट, जल्दी बताइए, समझ में? यानी कोई कंफ्यूज मत होइए। 14 मतलब 7 में 14 वेरिएशन होंगे, वो सिंपल के फॉर्म में। क्यूबिक में कौन सा वेरिएशन होगा? सिंपल भी, बॉडी सेंट, वो भी लिखवा देंगे आपको। बताइए अरमान, आप मैसेज कीजिए, समझ में आ रहा है अरमान बाबू? बताइए, लिख लिया एवरीवन? यस सर। लिख लिया सर। हाँ अब आइए,
क्यूबिक में, मैं इसलिए जगह की कमी थी वरना मैं एक ही टेबल में लिखवा देता। क्यूबिक में आएगा सिंपल यूनिट सेल। अब फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सिंपल क्यूबिक सेल यूनिट सेल। इसी को कहते हैं, आप पूरा डिफिनेशन सब बता जाएगा। बॉडी सेंटर्ड आएगा, अब क्या नाम बोलेंगे? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बीसीसी। वरना स्टूडेंट क्या कहता है? यूनिट सेल कितने तरह का कह देता है? 3। गलत, यूनिट सेल 2 ही है, प्रीमिटिव और नॉन प्रीमिटिव। ये क्यूबिक में है, क्यूबिक के वेरिएशन है ये। डिड यू अंडरस्टैंड? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है सर। हाँ, फेस सेंटर्ड। न्यूमेरिकल में कहीं पर भी लिख दे सॉलिड क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक, तो आपके माइंड में तीनों आना चाहिए कि वो एससीसी भी हो सकता है, वो बीसीसी भी हो सकता है, वो फेस सेंटर भी हो सकता है, क्योंकि तीनों सिमेट्रिकल है। इसीलिए एंड सेंटर सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि में कॉर्नर के अलावा सिर्फ 2 अपोजिट है, बाकी सिंपल ऑल कॉर्नर सिमेट्रिकल। बॉडी सेंटर और कॉर्नर विथ बॉडी सेंटर सिमेट्रिकल। फेस सेंटर में ऑल कॉर्नर विथ फेस सेंटर सिमेट्रिकल। इसलिए एंड नहीं पाया जाता क्योंकि वो सिमेट्रिकल है ही नहीं। चलिए दूसरा क्रोम, जैसे क्रोम टीटीएच के फॉर्म में याद रखिएगा, रोम्बोहेड्रल। तो रोम्बोहेड्रल में कौन सा टाइप होगा? तो सिंपल तो सब में होगा, तो आप फुल फॉर्म क्या कहेंगे? सिंपल रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल। अब इसको एससीसी नहीं बोल देंगे, इसमें एक ही पाया जाएगा, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में चारों पाया जाएगा, चारों। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। बॉडी सेंटर कौन ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें चारों लैटिसेस हों? तो वो है ऑर्थोरोम्बिक। फेस सेंटर, एंड सेंटर। अब इसको हम फुल फॉर्म में पूरा नाम में बोलेंगे सिंपल ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। पहले लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर ये एंड सेंटर्ड वाला ऑर्थोरोम्बिक में सिमेट्रिक होता है ना, इसलिए होगा ना? हाँ, बहुत जोर से बोलिए। सर एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक में सिमेट्रिक होता है, इसलिए वो नहीं 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 नहीं, सिमेट्रिकल नहीं होता है। मैंने ये कहा कि एंड पूछेगा कि क्यूबिक में चारों क्यों नहीं हुआ। एंड सेंटर्ड सिमेट्रिकल नहीं है। एंड सेंटर में क्या था? कॉर्नर और 2 अपोजिट, जबकि 6 फेसेस है ना, उसमें से सिर्फ 2 पर है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? यस इसलिए सर। क्यूबिक में एंड सेंटर को नहीं लिया गया। ठीक है, ये मैं कह रहा था। हाँ, ऑर्थोरम्बिक में एंड आएगा। ओके, ओके आना चाहिए चारों सब में। क्यूबिक में भी चारों होना चाहिए रोम्बो, लेकिन ये आए इसलिए ब्रेवेस ने अपना स्टेटमेंट दिया कि इसमें नहीं हो सकता। वो ऑर्थोरम्बिक में चारों होगा। लिख लिया सारे लोग? यस सर। मोनोक्लिनिक में 2 आएगा, सिंपल तो सब में आएगा, सिंपल, और इसमें एंड सेंटर भी होगा। 5th ट्राइक्लिनिक, सिंपल। टेट्रागोनल या टेट्राक्लिनिक, इसमें सिंपल और बॉडी सेंटर। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, सुन लीजिए। टेट्रा में कितने पाए जाते हैं? हेक्सागोनल में सिर्फ एक, सबको ऐड कीजिएगा 14 आएगा। हेक्सागोनल में सिर्फ सिंपल। चलिए अब आइए, न्यूमेरिकल को करना है तो अब 4 पॉइंट में लिखाने जा रहा हूँ समझाकर। मैं एकदम डायग्राम से इमेजिनेशन करके समझाऊंगा। इनके बाद यही टॉपिक है, इसको समझ लिया तो फिर परेशानी नहीं होगा। इमेजिनेशन लिख लिया तो बताइए सारे लोग। सर आप इससे एक बार पहले वाला दिखा दीजिए। हाँ, ओके ओके, ये लिखिए। डन सर। थैंक यू। ये लिख लिया, ये भी लिख लीजिए सारे लोग।
लिख लिया? बोलिए, लिख लिया? हेलो, कोई बोलते ही नहीं है। लिख लिया है सर सर। लिख लिया। हाँ चलिए, आप सुनिए, एकदम अच्छे से सुनिएगा। अब मैं 2 मिनट में रिवीजन। ये पूरे आप पीएचडी हो गई यूनिट सेल पर। रिपीटिंग यूनिट्स किसी भी क्रिस्टल, 2 मिनट सुन लीजिए, किसी भी क्रिस्टल सिस्टम के रिपीटिंग यूनिट्स को यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल दो तरह का, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। सिर्फ कॉर्नर होगा तो प्रिमिटिव, कॉर्नर के अलावा अदर पोजीशन होगा तो नॉन प्रिमिटिव। अदर पोजीशन के बेसिस पर नॉन प्रिमिटिव को बॉडी सेंटर कहा जाएगा, एफ सेंटर का फेस सेंटर कहा जाएगा, एंड सेंटर। ये तो हो गया यूनिट सेल की टाइप्स। एक यूनिट सेल का जो क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ एंड एंगल, उसके बेसिस पर 7 क्रिस्टल सिस्टम होता है 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशनल होता है। 7 में आपको याद करने का ट्रिक्स दे दिया गया। उसके बाद कहा गया उन 7 में प्रीवियस लैटिस के फॉर्म में 14 होती है, ये भी आपको बता दिया गया। अब सुनिए कॉपी द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स न्यूमेरिकल के। मैं आपको 3D व्यूज को इमेजिनेशन के फॉर्म में आपको बताता हूँ, और से सुनिए। याद कीजिए पिछला पहला क्लास मैंने आपको कहा था कि ये आपके पास 4 कमरे था। याद कीजिए, इस तरह समझाया था, हाँ या ना? यस सर। यस सर। प्लीज। और Yes, अभी sir. भले आपको आता होगा, लेकिन सारे लोग सुनिए, पूरा इस चैप्टर का न्यूमेरिकल इसी पर है। देखिए, हमने आपको मिसाल दिया था, एक कमरा है, 2 कमरा है, 3rd एंड 4th। मान लो ये कॉर्नर है, मान लो, तो बताओ इस कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन चारों कमरा में हो रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। सारे लोग मिलके बोलिए, एवरीवन, कंट्रीब्यूशन चारों में है। यस सर है। यानी अब बताओ, ये भी तो पढ़े थे, हर कमरा के ऊपर एक और कमरा है। अब बताओ, ये कॉर्नर वाला 8 रूम के बीच में कॉमन है कि 8 में कॉमन हो गया कि नहीं यार? अरे यार बोलो ना। सर हो गया सर। यस सर हो गया। और से सुनना, तो लिखना मत, रुको अभी। देयर आर, सुनो, एक न्यूमेरिकल पर पीएचडी का ना तो क्यूब का पूरा डायमेंशन होना चाहिए। देयर आर 8 कॉर्नर्स, लिखना मत। देयर आर 8 कॉर्नर्स इन अ क्यूब। ठीक है? देयर आर 8 कॉर्नर्स इन अ क्यूब एंड इट इज कॉमन for 8 cubes. Due to which its contribution in a देखो, ये 8 रूम के बीच में कॉमन है, तो सिंगल रूम में कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8 होगा कि नहीं? जल्दी बताओ। यस सर। अरे यार बोलो ना। अब देखो, एक है कि बुक में 3D व्यू से समझाया हुआ है, अब वो छोड़िए। अब यहाँ 3D हम आपको बोर्ड पर समझा रहे हैं, एकदम अच्छे से सुनिए, इसी शॉर्टकट से याद रखिए कि ये कॉर्नर वाला 8 रूम के बीच में कॉमन है, तो बस कंट्रीब्यूशन जब भी कहे सॉलिड स्टेट में, तो तुम चेक कर लो वो पॉइंट कितने रूम के बीच में कॉमन है। तो ये कॉर्नर वाला 8 रूम के बीच में कॉमन है, तो सिंगल रूम में कंट्रीब्यूशन कितना होगा? तो 1/8। बताओ, सबको समझ में आया? ड्यू टू व्हिच इट्स कंट्रीब्यूशन इन अ सिंगल क्यूब इज 1/8। कोई बोल ही नहीं रहा। आप बताओ, किसी को कंफ्यूजन है तो पूछो। हेलो तो सर नहीं है। मानसवीन, अरमान, सबको समझ में आया? जैसे मिसाल लो, ये क्यूब है, हम तो बनाएंगे सिंगल ना। अब यहाँ पर क्यूब है कॉर्नर, तो समझो इसका 1/8 पार्ट सेल के अंदर है, ये समझना है। इस पूरे का कंट्रीब्यूशन नहीं लेना, आप 3D पढ़ रहे हैं। तो ये जो कॉर्नर पर इसका 1/8 पार्ट सेल के अंदर है, यही समझ में आया? बोलो हाँ या ना। यस सर। बोलिए,
आया हाँ, सर। यस सर। याद रखिए और सुनिए, अच्छे से सुनिए, चिल्लाना नहीं है कंपटीशन में। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, लोग इसी तरह चिल्लाते हैं। हमने क्यों पहला लाइन लिखा, देयर आर 8 कॉर्नर्स इन अ क्यूब, इट इज कॉमन फॉर 8 क्यूब्स ड्यू टू व्हिच इट्स कंट्रीब्यूटेड इन अ सिंगल क्यूब। क्यूब में 1/8 है, हेक्सागोनल में 1/8 नहीं है। चिल्लाना, कॉर्नर हुआ स्टूडेंट चिल्ला लेता 1/8, नॉट। अच्छे से पढ़ना है, क्यूब में कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन है 1/8। समझा? पॉइंट को अच्छे से समझना, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 नहीं होगा, क्यूब में कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन है 1/8। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना? हेलो, यस Yes, सर, आ रही है। सर। आ रही है सर। हाँ, क्योंकि न्यूमेरिकल में हम आपको कंफ्यूज करेंगे अच्छे से आगे, इसलिए याद रखिए। चलिए ये लिख लीजिए। तो देखो, विदाउट 3D में समझा दिया, इमेजिन के बस पर सबको समझ में आया अच्छे से? हेलो, यस सर, आया। आया सर। हाँ, कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, एकदम इमेजिनेशन। अब आओ, ये लिख लिए थे तो बताओ, मानस बिन कुछ बोल ही नहीं रहा, मानस बिन को आया समझ में? यस सर, मुझे आ गया। बहुत अच्छा। सेकंड पॉइंट, भले आपको आता हो लेकिन मैं न्यूमेरिकल इसलिए लिख रहा हूं। देयर आर 6 फेसेस इन अ क्यूब। क्यूब का पूरा डायमेंशन आना चाहिए, 8th 9th 7th 8th में जो पढ़ा है, 6 फेसेस। अब सुनो अच्छे से, मैं फिर आपको समझाता हूं। ये आपके पास था 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा, 4 कमरा। मान लो सारे लोग फेस सेंटर पर, या तुम अपने रूम में दीवार को भी देखो, जो दीवार होगा वो 2 रूम के बीच में कॉमन होगा कि नहीं? जल्दी बताओ, yes, हाँ या sir. ना? जल्दी बताओ सारे लोग। यस सर। यस बस, सर। तो फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2 क्यूब में होगा। और से सुनो, एंड इट इज कॉमन फॉर 2 क्यूब्स, therefore इट्स कंट्रीब्यूशन इन सिंगल क्यूब कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ, इट्स कंट्रीब्यूशन इन अ सिंगल क्यूब। 1/2. Yes, therefore its contribution in a single cube is 1/2। जल्दी बताओ, सबको समझ में आया? यशवर्धन, मानसविन, हेलो। फेस सेंटर, जैसे कोई इसमें फेस सेंटर ले लो, ये फेस सेंटर दोनों रूम के बीच में, चूंकि इसके ऊपर 5वां रूम भी है ना, तो 2 रूम के बीच में कॉमन हो गया, है कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना? फेस सेंटर का मतलब। Yes, हेलो, sir. यस सर। अब सर ये आइए। 1/2 कैसे हुआ? ये ला भाई, तो दो रूम के, एक दीवार कितने रूम के बीच में कॉमन है? अच्छा चलो ऐसे समझा देता हूँ, चलो तुम ऐसे नहीं समझो, ऐसे समझा देता हूँ। कोई एक फेस ले लो, ये फेस सेंटर ले लो, बताओ 2 क्यूब के बीच में कॉमन है कि नहीं? जल्दी बताओ यशवर्धन। ये फेस सेंटर 2 क्यूब के बीच में कॉमन है ना? यस सर। तो सिंगल क्यूब में कंट्रीब्यूशन कितना होगा? हाफ। इसका सिंगल क्यूब में कंट्रीब्यूशन कितना होगा? हाफ। कॉमन जितना उससे डिवाइड कर दो। 8 कॉर्नर 8 क्यूब्स के बीच में कॉमन, तो सिंगल क्यूब में 1/8। फेस सेंटर 2 क्यूब के बीच में कॉमन, सिंगल क्यूब में हाफ। बोलो आया? हेलो, इमेजिन करो, इमेजिनेशन। बोलो बोलो बोलो। यशवर्धन, कैन यू हियर मी? आवाज नहीं आ रही, आया? यस सर। पक्का आया कि नहीं? हाँ हाँ, पक्का आया अच्छे से? यशवर्धन, कॉर्नर वाला भी आ गया था, फेस सेंटर दोनों आपको आया? यशवर्धन, यस सर, आ गया। ठीक। अब सुनिए, देयर आर 12 एजेस इन अ क्यूब। पहले लिखिए यहां तक, इन अ क्यूब।
देयर आर 12 एजेस इन अ क्यूब। लिख लिया तो बताइए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। लिख लिया Yes, सर। sir. ठीक, अब सुनो यशवर्धन, ध्यान देना। यशवर्धन तुम बताओगे, प्लीज ध्यान देना। हम क्यूब बना के भी तुम्हें बताएंगे, मैं इसमें भी बता रहा हूं। मान लो ये एज सेंटर है, अभी बताओ, अभी जो मैंने बताया ये एज सेंटर कितने क्यूब के बीच में कॉमन है? यशवर्धन जल्दी बताओ। 2। और तुम ये भी जानते हो इसके ऊपर 5th कैमरा, उसके ऊपर 6th कैमरा। अब बताओ कितने क्यूब के बीच में कॉमन? 4। वेरी गुड। तो बताओ हर क्यूब का एज जो होगा वो 4 क्यूब के बीच में कॉमन है। तो इसीलिए सिंगल क्यूब में दिखाना मुश्किल, इसलिए आपको इस तरह इमेजिन करके बताना। देयर आर 12 एजेस एंड इट इज कॉमन, इसलिए रीजन के साथ लिखा रहा हूं, कॉमन फॉर 4 क्यूब्स। बताइए यशवर्धन, कोई डाउट इसमें? 1/4 होगा सिंगल क्यूब में? लिख लिया? लिख लिया सर। अरे खसपेल, आपको समझ में आ रहा है खसपेल? यस सर, आ रहा है। एक लास्ट पॉइंट, देयर इज वन बॉडी सेंटर। किसी भी में बॉडी सेंटर एक ही होता है, और किसी में बॉडी सेंटर होगा तो उसका 100% कंट्रीब्यूशन होगा कि नहीं? जल्दी बताओ। अरे बोलो। Yes, sir. हाँ, इसका कंट्रीब्यूशन 100%, क्योंकि उससे कोई दूसरा कॉमन नहीं होगा। देयर इज वन बॉडी से। एक होता है फेस सेंटर, दोनों में फर्क है। फेस, एक फेस 2 क्यूब के बीच में कॉमन। अब ये मान लिया क्यूब है तो पूरे क्यूब का एक सेंटर है, इससे दूसरा कोई कॉमन नहीं है। and its contribution in a single cube is 1। पूरा न्यूमेरिकल इसी पर है। 1 का मतलब 100%। पूरा न्यूमेरिकल यही 4 पॉइंट के आगे पीछे दौड़ेगा। ये सबको अच्छे से आना चाहिए। चलिए अब आइए, सबसे पहला टॉपिक, छोटे छोटे पॉइंट्स। अब तक आपने जो पढ़ा उस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं दे रहा हूं, आप आंसर देंगे। एक ही न्यूमेरिकल दूंगा मैं कि आपने ये चारों से क्या समझा, क्योंकि ये चारों को याद तो होना चाहिए डायरेक्ट, क्योंकि आप एग्जाम में देखिएगा नहीं कितने कॉर्नर है, नहीं समझ के डीप सॉलिड स्टेप में समझिए, इमेजिन कीजिए, उसको याद कर लीजिए समझ के। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि कितना आपने समझा। देखिए, इन अ सॉलिड क्यूब one atom is present on each corner and 2 atoms are
present on each body diagonal. Calculate the number of atoms per unit cell. एक यूनिट इन अ पर यूनिट क्यूब, यानी क्यूब तो यूनिट सेल ही हुआ। मैं ऑप्शन दे देता हूं। इन अ सॉलिड क्यूब, ये क्यूब है। इन अ सॉलिड क्यूब, one atom is present on each corner and 2 atoms are present on each body diagonal. Calculate the number of atoms per unit cell. क्वेश्चन ये वाला स्लाइड लिख लिया आप लोगों ने? यस सर, लिख लिया। चलिए आप लोग आंसर दीजिए। चलिए मैं करके बताता हूँ। अच्छा सारे लोग मिलके बताइए। क्यूब, अच्छा हाँ आंसर आ रहा है। चलिए वेरी गुड। चलिए कस्पेल का आंसर आ गया, हर्षित का आंसर आ गया। अच्छा आप लोग बताइए क्यूब में कितने डायगोनल होते हैं, जल्दी बताइए। 3 3 नहीं, 4। अरे 2 तो इसमें होते हैं 3D में, ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से। कितने बॉडी डायगोनल? देयर आर 4 बॉडी डायगोनल। सबको समझ में आया? स्क्वायर और रेक्टेंगल में 2 होते हैं, इसलिए मैंने एक अलग टाइप। कॉर्नर 8, फेसेस 6, एजेस 12, बॉडी सेंटर 1, बॉडी डायगोनल देयर आर 4 बॉडी डायगोनल इन अ क्यूब। पहले बताओ ये सबको समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ। देयर आर 4 बॉडी डायगोनल इन अ क्यूब। आया सर। क्लियर, वेरी गुड। अब सुनो एक मिसाल दो। बॉडी डायगोनल इनसाइड द बॉडी होता है कि आउटसाइड द बॉडी, जल्दी बताओ। इनसाइड। इनसाइड द बॉडी। तो ये कोई भी एटम ले लो, इसका बॉडी डायगोनल हर क्यूब का अपना होता है कॉमन। इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 100%। इस भाई हर क्यूब का डायगोनल इनसाइड होता है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 100% होगा कि नहीं, जल्दी बताएं हाँ या ना। यस सर। यस सर। बस नहीं, यशवर्धन बोलिए, यशवर्धन जी आया। यस सर। वो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जो हो जाएंगे 8 कॉर्नर, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8। 4 बॉडी डायगोनल, हर पर 2 है, कंट्रीब्यूशन 100%, तो 9। सुना सारे लोग, समझ में आया? आया सर। यस, कंट्रीब्यूशन लेना, यही को कहना है कॉर्नर कंट्रीब्यूशन। तो क्या आप 3D पढ़ रहे हैं? 3D पर यूनिट सेल। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? सर एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ फिर से बता देते हैं। 8 कॉर्नर हुआ, क्या नाम है क्या नाम है, अनुभव? यस सर। यस सर। 8 कॉर्नर, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, ये तो 1/8। ठीक। अब कितने बॉडी डायगोनल है? 4। 4। हर बॉडी डायगोनल पर कितने एटम है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? 2। तो 4 पे 2, कंट्रीब्यूशन बॉडी डायगोनल का 100%, यस सर। यानी 1। तो बस वही हो गया, है यस ना? सर। हाँ। जी सर। अभी और आएगा, अभी तो मैं एक करवाया हूँ जानबूझ के। चलिए अब आइए मानसविन शाह, सबसे पहला टॉपिक डालिए, सिंपल
क्यूबिक सेल, SCC। अब छोटे छोटे पॉइंट्स। पहला पॉइंट, इन SCC लिखना शुरू कीजिए। पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। कोई भी यूनिट, कोई भी सिंपल हो, कॉर्नर पर ही होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सारे लोग मिल के बताओ लैटिस साइड कितना होगा SCC में, जल्दी बताओ। 8। 8 सर। 8 होगा। वेरी गुड। लैटिस साइड सिर्फ कहते हैं कितनी पोजीशन है। 1 मिनट। तीसरा पॉइंट, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, जिसको पूरे चैप्टर में Z कहा जाएगा, या सिंपल कहेगा SCC में नंबर ऑफ एटम। तो 8 कॉर्नर, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8। आप कोई भी पूछे SCC में नंबर ऑफ एटम 1, कोई कहे क्यों 8 कॉर्नर, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8। 1/8 पार्ट सेल के अंदर है, तो हर कॉर्नर से 1/8 पार्ट आएगा, तो इफेक्टिवली 1 एटम ही बोलेंगे। दोनों में फर्क, नंबर ऑफ एटम 8 नहीं बोल देना है। आप 3D पढ़ रहे हैं। 8 लैटिस साइट हुआ, नंबर ऑफ एटम SCC में 1। समझ के, इमेजिन करके अब ये डायरेक्ट याद रहना चाहिए न्यूमेरिकल में। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बताओ सारे लोग। यस सर। जी सर। हाँ, यशवर्धन आ रहा है समझ में? यशवर्धन जी, यस सर। मानसवीन, यशवर्धन बोलिए जोर से। आ रहा है सर। यस हाँ, सर, आ रहा है। 8 कॉर्नर, हर कॉर्नर का ये ठीक है। अब सुनिए, छोटी छोटी बात है। अब आओ टचिंग कंडीशन। सब में मैं पढ़ाऊंगा तीनों को इंडिविजुअली। देखो टचिंग कंडीशंस का क्या मतलब हुआ, ये तो आप पढ़ लिया कि SCC में एटम कॉर्नर पर होते हैं, लेकिन ये भी याद रखें इन SCC ईच कॉर्नर एटम, और से सुनिए, ईच कॉर्नर एटम टचेस, ईच कॉर्नर एटम टचेस अनदर कॉर्नर एटम। हर कॉर्नर वाला दूसरे कॉर्नर को टच करेगा। याद रखने का तरीका, क्योंकि सिंपल में सिर्फ कॉर्नर होता है, कॉर्नर वाला कॉर्नर को टच करेगा। इससे बहुत सारी बातें क्लियर होंगी, देखिएगा अभी। ईच कॉर्नर एटम टचेस अनदर कॉर्नर एटम, इसलिए नाम पड़ा टचिंग कंडीशन। तो कोई भी पूछे सिंपल कोई भी में कॉर्नर पर होता है, लेकिन हर कॉर्नर दूसरे को टच करेगा। अभी मैं बता रहा हूं, देख लिया सारे लोग? हर कॉर्नर वाला दूसरे को टच करेगा, लिख लिया? यस सर। अब देखिए तीसरी बात, इसीलिए इस पर आएगा एटॉमिक रेडियस। सर 1 सेकंड लास्ट प्लीज। हाँ 1 मिनट। टचिंग कंडीशन इन SCC ईच कॉर्नर एटम टचेस अनदर कॉर्नर एटम। डन सर। डन। एटॉमिक रेडियस, हर यूनिट सेल का एटॉमिक रेडियस अलग अलग होगा, ये सुन लीजिए। याद रखने का तरीका गौर से सुनिए, लिखिएगा नहीं। अब ये पूरा मैथमेटिक्स है। ये मान लीजिए आपका सिंपल क्यूबिक सेल है, सिंपल क्यूबिक सेल है आपके पास।
हाँ तो शेयर करें यार। ठीक है हाँ, कैन यू हियर मी? Yes, sir. तो हाँ कुछ डिस्टर्ब कर रहा है सर। अच्छा चलिए, हाँ ठीक है। हाँ तो हम लोग टचिंग कंडीशन पर रहे थे, उसमें एटॉमिक रेडियस। तो देखिए एटॉमिक रेडियस में मैं ये बताना चाह रहा था, आपके पास ये है हर कॉर्नर एटम एक दूसरे कॉर्नर को टच करेगा, ये बताया गया। तो देखिए कॉर्नर है, कॉर्नर है, कॉर्नर है, कॉर्नर। इसका टॉप व्यू मैं बना रहा हूं कि चारों कॉर्नर है आपके पास। तो क्या प्रॉब्लम कर रहा है भैया? देखिए सबकी साइज एक ही है, बताइए। ये टॉप व्यू सबको समझ में आया? टॉप व्यू जल्दी बताइए हाँ या ना। ये चारों टच Yes, कर रहा है, बताइए सारे लोग हाँ या ना। हाँ, yes, sir. यस सर। और हाँ यहाँ से यहाँ तक एज लेंथ है ए, तो बस यहाँ से फॉर्मूला बन गया ए इज इक्वल टू आर। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए बाई टू। तो जब भी एससीसी का न्यूमेरिकल रहेगा तो हम रेडियस, ये छोटी छोटी बातें सारा रिजल्ट याद रखिए। क्लियर है? तो एज लेंथ बाई टू, अगर 100 पिकोमीटर है तो रेडियस 50 हो जाएगा। ये सिर्फ एससीसी में। बताइए एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? No, sir. No, sir. no, sir. वेरी गुड। एक मिनट, डिस्टर्ब कर रहा है, थोड़ा रुकिए। सर हाँ सर इसमें रेडियस ऑफ अ सिंगल वो जो स्फेयर है वो है, या फिर जो आपने लाइन बनाई है वो रेडियस है? ये हुआ ना, ये तो पूरा, ये पूरा ये आर हुआ ना, आर आर ए इज इक्वल टू टू, और नहीं हुआ टच करेगा तो। अरे ये रेडियस ये रेट टच कर रहा है ना,
तो ए इज इक्वल टू 2r हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बताइए। समझ गया सर। कि अभी भी नहीं समझ में आया? ये तो बहुत आसान है, हर कॉर्नर कॉर्नर को टच करेगा तो ए 2r हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए। दिस इज आंसर। ओके, ओके सर, ओके। अरे बताइए सब। हाँ, अच्छा, अब इस क्या हो रहा है? सर आप म्यूट हो। यस सर, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लिया सारे लोग? कैन यू हियर मी? Yes, sir. sir. यस सर। Yes, sir. हाँ, it is defined. हाँ, it is defined as number of nearest neighboring atom it is defined as number of nearest neighboring atom around any part चैप्टर में, कि कोई भी यूनिट सेल में एक पार्टिकुलर एटम डायरेक्टली कितने को टच करेगा, उसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर